नमस्कार, मैं हूं कार्तिक माचुपुरिया। स्वागत है आप सभी का क्या सोचता है देश का युवा में। बीते दिनों से हम कई दिनों से कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ राजनीतिक करियर के बारे में भी उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी के चलते आज हम रूबरू होने जा रहे हैं शरतेंदु तिवारी जी, जो कि सीधी चुरहट से विधायक है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपको बता दें कि काफी लंबे समय से ये राजनीति में है। इससे पहले भी पूर्व 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरी बार इस बार चुनाव लड़े थे अजय सिंह राहुल भैया के खिलाफ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के बेटे थे। उनको आपने चुनाव में इस बार शिकस्त दी थी, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। तो उसी को लेकर हम शुरुआत करेंगे कि आपने इतने बड़े नेता को हराया क्योंकि वो लंबे समय से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो उस पर आप चुनाव लड़े। इससे पहले भी आप 2 बार चुनाव लड़े थे, एक बार गोंडवाना पार्टी से और इसके बाद फिर भाजपा से लड़े हैं। तो इस बार और पिछले बार के चुनाव में आपने क्या अंतर देखा? देखिए, जो स्थापित सीटें होती हैं उसमें जनता को समझने में थोड़ा समय लगता है कि जो ये लोग हैं, इन्होंने सामंतवादी सोच के तहत काम किया था, लोगों की भलाई के तरफ ध्यान नहीं दिया था, बेसिक ज़रूरतें हमारे क्षेत्र में नहीं थीं। जो गरीब पिछड़ा एरिया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत बड़ी मात्रा में निवास करते हैं, उनके हितार्थ बहुत सारे काम नहीं हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही थी, बिना कोई सौतेले भाव से चुरहट के लोगों को भी पट्टे मिल रहे थे, आवास मिल रहे थे, खाद्यान्न मिल रहा था, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था। इन सब बातों का असर था। जनता ने, गरीब जनता उठ खड़ी हुई थी और परिणाम आपके सामने है। इसके अलावा आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से करी? मतलब आपके बाबा जी भी 2 बार के विधायक रहे हैं, तो आपने शुरुआत क्या उन्हीं के साथ की थी या फिर आपके पिताजी तो फिर जज थे, तो उसके बाद बीच में एक अंतराल आया राजनीति का और फिर से आपने राजनीति में शुरुआत करी? देखिए, चुरहट विधानसभा से मेरे ग्रैंडफादर लेट चंद्र प्रताप तिवारी 2 बार विधायक रहे और 3 बार सीधी विधानसभा से रहे। लगभग 25 वर्ष वो लगातार विधायक रहे। 5 पंचवर्षीय मध्य प्रदेश की विधानसभा और विंध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्षी दल के नेता रहे वो, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में सन 57 से सन 67 तक वो विपक्षी दल के नेता रहे। हाँ, उसमें एक किस्सा भी है। फिर मिश्रा जी, उनका वो किस्सा क्या था जो काफी चर्चाओं में रहा था, जो उनकी बहस हुई थी? उन्होंने अर्जुन सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी से, और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कुछ विषयों को लेकर लगाए थे। और जैसा हर मुख्यमंत्री करता है, उन्होंने अपने मंत्री को बचाने की कोशिश की थी और फ्लोर पर 10,000 रुपये की शर्त लगी थी। फिर उनको बड़े भारी मन से सीधी विधानसभा छोड़कर चुरहट आना पड़ा था, और चुरहट में फिर लड़ाई हुई थी सन 67 में, बड़ी फेमस लड़ाई थी, और उसके बाद उनकी विजय हुई थी। अर्जुन सिंह जी की हार हुई थी। फिर अर्जुन सिंह जी बाद में उमरिया से जाकर विधायक बने, फिर मंत्री भी बने। और निश्चित रूप से उनकी पीढ़ी के बाद उन्होंने जब अपने राजनीति से संन्यास लिया और सर्वोदय ज्वाइन किया, आतंकवाद प्रभावित पंजाब में दौरा किया, उसके बाद से जो अगली पीढ़ी थी हमारे परिवार की, वो सब लोग नौकरी में थे। पिताजी हमारे जुडिशियल सर्विसेज में थे, चाचा जी डॉक्टर थे, और बड़े पिताजी प्रोफेसर थे। तो कोई ऐसा किसी ने इधर राजनीति में आने का नहीं सोचा था। एक ईमानदार परिवार था, तो ईमानदार परिवार को राजनीति में बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, तो वो शायद वो कष्ट भी था, एक कारण था कि सबने अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना उचित समझा। बाद में मुझे भी कोई राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं भी मुख्यतः इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने भी, जैसा हर युवा सोचता है कि उसको नौकरी करना है, तो मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो गया था, ओरिएंट पेपर मिल में। फिर उसके बाद रिलायंस में कुछ समय तक काम किया और भी कुछ कंपनियों में काम किया, और प्रारब्ध को यहाँ लाना था तो अचानक आ गए। और आदिवासियों के बीच काम करते करते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के से मिलने के बाद तो उन्होंने कहा कि भाजपा में काम करो। भाजपा में आए और आज उन्होंने 2 बार टिकट दिया पार्टी ने, मुझे पार्टी का प्रदेश का मंत्री बनाया। अब इस समय पार्टी ने प्रदेश में महामंत्री बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में विधायक भी हूँ और महामंत्री भी, दोनों दायित्व कर रहा हूँ। इससे पहले जब आपके दादाजी भी भाजपा में रहे थे, लेकिन फिर आप निर्दलीय? हाँ, वो भाजपा कभी नहीं रहे। वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, समाजवादी नेता थे, और बाद में उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जब उनकी राजनीति का समय था, उसमें जनसंघ हुआ करता था।
तो और बिंद क्षेत्र जो है वो समाजवादियों का गढ़ था। जो आज आपको कांग्रेस दिख रही है और जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है वो सब कहीं ना कहीं समाजवाद के स्रोत से ही निकले लोग हैं। बाद में ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने 69 में समाजवाद का नारा दिया और देश के संविधान में समाजवाद को प्रीएम्बल में स्वीकार किया गया। उसके बाद से सभी समाजवादी ज़्यादातर कांग्रेस में चले गए थे। सन 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से अब बिंद में समाजवादियों का उस समय अवसान का समय था। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में, आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ की गरीब की, किसान की, मजदूर की पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इससे पहले आप गोंडवाना पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं। जी जी। तो उससे निकल कर आप फिर भाजपा में आए, तो ये अंतराल मतलब कहाँ से आपका विचार चेंज हुए, कहाँ से आपने एक्चुअली मुझे कोई राजनीति में आने का इरादा नहीं था और मैं आदिवासियों के बीच, विशेषकर हमारे यहाँ कोल आदिवासी हैं, उनके बीच में कुछ काम करना शुरू किया था मैंने। और घूमते घूमते कई लोग जुड़ गए और सब ने कहा कि चुनाव लड़ना आवश्यक है। फिर हमने कहा मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने की नहीं थी। परिस्थितियां बनती चली गई। गोंडवाना के लोगों ने कहा, वो लोग संपर्क में आए, चूंकि आदिवासियों के बीच का काम था, वो लोग संपर्क में आए तो उन्होंने चुनाव लड़ने का चुरहट से कहा। चुरहट कठिन सीट थी। पार्टी के निर्देश पर उसको ज्वाइन किया, वहाँ से लड़े। 22-24 हज़ार वोट भी मिले। चुनाव में हार भी हुई, त्रिकोणीय संघर्ष था। और उसके बाद तुरंत ही शिवराज जी ने संपर्क किया और 4-5 महीने के अंदर मेरा भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ। एक्चुअली गोंडवाना जो है, गोंडवाना सामाजिक आंदोलन था। गोंडवाना में राजनीतिक जो एक निक होती है, पॉलिटिकल थिंकिंग होती है, उसका अभाव था। तो आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत थे वो भी बहुत सारे अंत्योदय को लेकर थे, गरीबों के उत्थान को लेकर थे, गरीब जो दूर बैठा गरीब है उसकी प्रगति को लेकर थे, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास को लेकर थे, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उन सब को लेकर चलने की मानसिकता थी। तो निश्चित रूप से विचारधारा का प्रभाव हुआ और अपन भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा भी राजनीति में आप आए, लंबे समय काम किया, तो एक केंद्र में स्मृति ईरानी ने काफी लंबा संघर्ष किया था राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में। तो उसके बाद आपने भी, क्योंकि राहुल भैया का उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है, क्योंकि उनकी पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री की दौड़ में भी रहे। तो उस टाइम का संघर्ष, उस दौर का, जब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा होगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा था कि आप शहीद होने के लिए चुनाव लड़े, ऐसा वहाँ चर्चाओं में था कि आप चुनाव 2 बार हार, तीसरी बार फिर से आप शहीद होने के लिए आप चुनाव लड़े, मतलब चुनाव हारेंगे ही, ऐसी चर्चाएं थी। उसके बाद जब आप चुनाव जीते तब आपने कैसा महसूस किया उस समय कि इतना परंपरागत सीट से? देखिए, जीत और हार लोकतंत्र में जनता के हाथ में होती है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता और वहाँ के लोगों ने ये जब तय कर लिया कि मुझे विधायक के रूप में भेजना है, तो बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। बड़ा और छोटा बनता है जनता के मत से। लोकतंत्र में जिसको जनता का आशीर्वाद मिला वो बड़ा, और बाकी अभी तक जनता उनके साथ रही। वहाँ पर असल में चुरहट विधानसभा में धन बल और बाहुबल का भी बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। इस बार कुछ चुनाव आयोग के सहयोग से, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके लगन से और उनके मजबूती के साथ खड़े रहने से ऐसा करने में वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। थोड़े हद तक तो कुछ सफल हुए थे, पर ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिली। वास्तव में जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं था। यह धन बल और बाहुबल का एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में था, जिसको इस बार जनता ने खत्म किया। और दिनकर जी की वो कविता है कि राजाओं को संबंध में उन्होंने कही है, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है, कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जब जनता आती है तो सब घूम जाता है, सब वो हो जाता है। इसके अलावा जब मतगणना का दौर चल रहा था तो शुरुआत में आपने बढ़त बनाई, फिर राहुल भैया ने भी बढ़त बनाई बीच में 14, 15 और 16 राउंड में, फिर वापस आपने बढ़त बनाई। तो इस जब मतगणना चल रही थी, ऐसे समय में आप कैसे खुद को कंट्रोल कर रहे थे कि हाँ ठीक है जीतेंगे? नहीं, शायद कुछ मीडिया चैनल जो प्रभावित रहते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं रहती, उनको ये खबर थी पहले राउंड से ही अंतिम राउंड तक कभी वो आगे नहीं हुए, हमेशा ही पीछे रहे। वो पूरे उसमें बीच में 1-2 राउंड वो जीते हैं, लेकिन वो राउंड का जीतना पूरे जो पूरा एक इकट्ठा कैलकुलेशन होता है उससे भिन्न नहीं होता है।
जैसे अब एक बार में 7,000 तक चला गया, फिर 7,000 के बाद 1-2 राउंड वो जीत गए तो 6,000 आ गए, फिर हम बढ़ गए, पर वो हम घटे नहीं थे। मतगणना तो एक परिणाम है, जो कुछ होना होता है जिस दिन दौर रहता है जब मतगणनाएं चलती है, मतलब इतना लंबापन संघर्ष करते हैं, फिर जब बिल्कुल अंतिम नतीजे आने रहते हैं, तब उस समय का जो दौर रहता है, उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब उस समय कार्यकर्ताओं को खुशी रहती है, उनको देखकर अपन को संतोष रहता है। बाकी वो इतना थकावट भरा समय होता है कि उसके एक दिन पहले से पूरी तैयारी, और उस दिन सवेरे 6 बजे से लेके और रात को 11-12 बजे तक रहना, कि वो कुछ जो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ होश बहुत रहता नहीं है, किसी के भी होश नहीं रहता, पर जो कार्यकर्ता लगे होते हैं उनको खुशी होती है और वो उत्साह में भरे होते हैं, तो उनको देख कर मन प्रसन्न रहता है। अब हम थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी कुछ जानना चाहेंगे। आपकी बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे आपने? देखिए, हमारे पिताजी जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे हर 3 साल में। तो मेरी पढ़ाई एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बहुत जगह हुई है। मैं व्यवहारी में भी पढ़ा हूँ, मैं मनेंद्रगढ़ में भी पढ़ा हूँ, मैं मैहर में भी पढ़ा हूँ, मैं दमोह में भी पढ़ा हूँ, मैं सागर में भी पढ़ा हूँ, और रीवा में भी पढ़ा हूँ। बहुत जगह मेरी पढ़ाई स्कूल एजुकेशन हुई है। कॉलेज एजुकेशन मेरा इंजीनियरिंग जो है वो रीवा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने भी किया है, और फिर बाद में मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से LLB भी किया है। तो ये पूरा एजुकेशन का काल रहा है, और प्रवासी जैसा जीवन एजुकेशन मेरा। सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई हुई है, सरस्वती स्कूल में भी पढ़ाई, बहुत अच्छी कोएड स्कूलों में पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला जैसे आजकल हैं स्कूल हैं। तो इसे बार बार स्कूल बदलना, तो कुछ परेशानी नहीं होती थी आपको? और अच्छा होता था, जो बहुत सारे दोस्त यार आपके बन जाते हैं, वो उसमें दिशा दोनों तरफ जा सकती है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो वो नए दोस्त हो जाते थे, जब तक नए तैयार होते थे तब तक दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसा कोई बचपन का किस्सा आपके मित्रों का या फिर कोई जो काफ़ी यादगार हुआ हो? किस्से तो नहीं है, लेकिन जो बचपन के लोग हैं, बचपन के साथी हैं, वो अभी भी मिलते रहते हैं। कोई कहीं हैं, बहुत सारी जगहों में, अच्छी जगहों में भी हैं, और जब उनसे मुलाकात होती है तो बड़े अपनेपन के साथ में और पुरानी यादें ताज़ा होती रहती है। इसके साथ ही आपने इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल भी एक थोड़ा मस्ती भरा होता है, खूब सारी मस्ती होती है, रैगिंग वगैरह भी होती है, तो उस समय का कुछ ऐसा? अब रैगिंग उस समय होती थी थोड़ी बहुत, तो वो उसको अपन ने कुछ, हम लोग के साथ तो ज़्यादा हुआ नहीं था। हमारे साथ बाहर के भी थे। हमारा सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में रीवा में सागर से हुआ था, मैं हायर सेकेंडरी उस समय सागर के कर रहा था, और रीवा में वहाँ के लोकल होने के कारण वहाँ का भी मामला था। तो मेरे साथ तो ऐसी बहुत कोई घटना हुई नहीं थी, पर थोड़ा बहुत रैगिंग होती थी, थोड़ा सीनियर जूनियर के बीच में एक जो संबंध होना चाहिए, सम्मान का, दोस्ती का, लगाव का, मदद का, वो सब तो होता था। एक पार्ट जैसे सबके साथ होता है, वैसे ही एक पार्ट था सभी का। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ युवाओं से कुछ कहना चाहते हो, मतलब युवाओं में भी आपका काफ़ी लोकप्रियता है, तो युवाओं के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? अरे युवा उठ जाता है तो देश उठ जाता है। ये देश, हिंदुस्तान जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। आज जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्रगति में, देश की उन्नति में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका युवाओं की है। और दोनों पार्ट हैं, एक पॉजिटिव भी है और कुछ लोगों को नेगेटिव दिशा भी मिल रही है। तो जो नकारात्मक है, नकारात्मकता हम कम कर सकें, नशे की प्रवृत्ति बहुत सारे युवाओं में हो रही है, वो कम हो, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान, आगे आने वाली सदी हिंदुस्तान की होने वाली है, और वह इसलिए है कि यहाँ का युवा जागरूक है, तेज है, प्रगतिशील है, बुद्धिमान है। उसकी सोच अब वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। पूरे विश्व के साथ उसका जुड़ाव है। आज कुछ भी हो रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल, फेसबुक और ट्विटर और ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और युवा देख रहा है, और हिंदुस्तान के लिए अच्छे संकेत हैं। इसके साथ ही मैं कुछ और ये रहेगा कि अभी हाल ही में आपको चुनाव, जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे, उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है और किस तरह से संगठन इस बार जमीन पे उतरेगा? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, जमीन पे चुनाव होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, तो उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी पूरी है। हमने, हमारे जो संगठनात्मक ढांचा है वो नीचे तक तैयार है।
बूथ तक के लोग चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि 24/7 हम सेवा कार्य में, चुनाव के कार्य के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। अब चुनाव आयोग पर निर्भर है, वो जब चुनाव कराएंगे हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। और 16 नगर निगम हमारे पास थी, हम उनको पुनः जीतेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। साथ ही जो और नगर पालिका और नगर पंचायत भी हमारे नियंत्रण में ज़्यादातर थी, वो हम उनको तो पाएंगे ही, और जो हमारे साथ नहीं थी उनको भी हम जीतने में इस बार कामयाब होंगे। उनके लिए अलग से रणनीति हमने बनाई है। मेरे को अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि हम कुछ आपको वर्ड्स देंगे, मतलब कोई शब्द देंगे, उस पर आपको एक लाइन या एक सेंटेंस में उसका जवाब देना है। कोई भी वर्ड देते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा राहुल गांधी के ऊपर क्या कहना चाहूँगा। छोटा सा जवाब, मतलब एक सेंटेंस या फिर एक लाइन दे रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष। इसके अलावा नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया। युवा, एनर्जेटिक और भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे नेता। कमलनाथ। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता। तो ये चर्चा करी हमने प्रदेश भाजपा के महामंत्री और चुरहट से विधायक सत्येंदु जी तिवारी जी से। तो हम आगे भी और भी विधायकों से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा शो क्या सोचता है देश का युवा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।